हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का फिर से एक न्यू लेक्चर में। और बात करें पिछले लेक्चर का, तो पिछले लेक्चर तक हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एंड उसका जो क्वेश्चन है, उसका जो एक्सरसाइज है केसी सिन्हा का, वो भी हम लोग सॉल्व करके ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग मैट्रिक्स का पार्ट नहीं किया है तो आप पहले उसको जा कर के करें, उसके बाद आप डिटर्मिनेंट में आए, क्योंकि मैट्रिक्स सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है, उसके बाद डिटर्मिनेंट आता है। ठीक है यार, तो डिटर्मिनेंट जो है इसका ना एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। ठीक है यार, तो उतना हम लोग ब्रॉड में नहीं जाएंगे। जो आपका सिलेबस है 12th का या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है वहीं तक हम लोग देखेंगे। ठीक है, लिमिटेड एप्लीकेशन और थ्योरी तक ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है यार, जहाँ तक कि आपका सिलेबस आपको दिया हुआ है। ठीक, तो डिटर्मिनेंट का अगर देखा जाए तो एप्लीकेशन तो बहुत सारा है। एक चैनल का नाम बोलते हैं आप, अगर आप इसका रियल फिजिकल मीनिंग जानना चाहते हैं तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसका नाम है 3 ब्लू 1 ब्राउन करके। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है यार, तो चलो हम लोग डिटर्मिनेंट का बात करते हैं ना, डिटर्मिनेंट का बात करते हैं और इसमें देखते हैं कि ये सोच कहाँ से आया, डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। ठीक है यार, तो डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। डिटर्मिनेंट बहुत एप्लीकेशन तो इसका बहुत ज़्यादा है, बट उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। एक छोटा सा एप्लीकेशन देखते हैं लाइन के बारे में। ठीक है, लाइन के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, यहाँ से हम लोग डिटर्मिनेंट को डिफाइन करने का ट्राई करेंगे। ठीक है यार, तो आई होप कि आपको लाइन के बारे में सब कुछ पता होगा और लाइन का इक्वेशन लिखना आपको आता होगा। ठीक है यार, अगर नहीं आता है तो आप किसी और का लेक्चर देखें, या फिर मैं छोटा सा एक आपको हिंट दे देता हूँ कि लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। ठीक है यार, तो मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक लाइन है। ठीक है, ऐसा लाइन है, ये लाइन है, ये 4 और 2। ओके, तो इसका हम लोग इक्वेशन कैसे लिखेंगे? राइट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ओके, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो स्लोप लिखने से लाइन का इक्वेशन लिखने से पहले हमको किसका आइडिया होना चाहिए? स्लोप का। स्लोप, आई होप कि आपको स्लोप के बारे में पता होगा। स्लोप का मतलब क्या होता है? ढाल होता है। हिंदी ढाल कैसे लिखते हैं यार? ढाल, पता नहीं, बट आप उसका हिंदी मीनिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है यार, स्लोप का हिंदी मीनिंग होता है ढाल, यानी कि कितना, हाउ मच इंक्लाइंड। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाउ मच इंक्लाइंड। इंक्लाइंड एनी लाइन इज कॉल्ड स्लोप। ओके, स्लोप को ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं। स्लोप का जो फार्मूला होता है वो होता है डेल एच बाई डेल एक्स, और डेल टी भी लिख सकते हैं। चेंज इन हाइट बाय चेंज इन टाइम, बट यहाँ पे हाइट की जगह पर वाई एक्सिस है और टाइम की जगह पर एक्स एक्सिस है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल वाई बटे डेल एक्स। यानी कि यूनिट एक्स के यूनिट वैल्यू में वाई कितना चेंज कर रहा है हाइट को, उसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y2 माइनस y1। चेंज को तो ऐसे ही तो लिखते हैं, चेंज को x2 माइनस x1। आई होप कि आपको क्लियर 100% क्लियर होता जा रहा होगा कि क्या मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो चलो इसका हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, इक्वेशन ये u है भाई ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं? सबसे पहले आपको स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। स्लोप, ठीक है यार, स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। स्लोप को हम लोग m लेटर से भी डिनोट करते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा, जो रेड पेन से मैं लिख रहा हूँ, या इट्स फाइन। ओके, स्लोप को जो हम लोग m से भी डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला हम अभी तुरंत देखें, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y2 मेरे पास देखो तो ये क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 4। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता है, यहाँ पे x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 4 है, और इसको लिख सकते हैं क्या, 0 2 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 0 है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है यार, तो चलो इस पर पुट करते हैं।
तो y2 मेरे पास क्या आ रहा है, देखो तो y2 माइनस y1 देखा जाए तो यहाँ पे 4 है, इसको x1 y1 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं x2 y2। ओके, तो देखो तो यहाँ पे 4 माइनस 0, ठीक है यार। और देखो तो ये x में कितना का चेंज आ रहा है, ऐसे भी चेंज आपको नहीं पता हो रहा है, 0 से 2 जा रहा है, वैसे आप निकाल भी सकते हैं। x2 देखा जाए तो 0 है और y कितना है, x1 कितना है, x1 2 है। तो ठीक है यार, यहाँ से देखो तो 4 बाई माइनस 2 यानी कि -2 आया स्लोप। ये निगेटिव स्लोप का क्या मतलब हुआ यहाँ पे यार, निगेटिव स्लोप का मतलब हुआ कि हाइट इज डिक्रीजिंग with increase in x कोऑर्डिनेट, एक्सिस बोल सकते हैं, x एक्सिस। ओके, तो नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि मेरा स्लोप देखो तो कम होते जा रहा है, जैसे जैसे हम x में बढ़ते जा रहे हैं। पहले 0 पे देखो 4 था, फिर जैसे जैसे कम होते गया है। तो नेगेटिव स्लोप का वही मतलब है कि हाइट इज डिक्रीजिंग, ठीक है यार। अगर स्लोप मेरा पॉजिटिव आता तो हाइट इज इंक्रीजिंग विथ x एक्सिस, ओके, और विथ x और t टाइम। ओके, ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव स्लोप का। ठीक है यार, तो स्लोप मेरे पास कितना आ गया, m का मान जो है आ गया मेरे पास -2। ठीक है, आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हो ना स्लोप का, क्योंकि एक यूनिट में देखो तो कितना का चेंज हो रहा है, 2 का। तो 2 में देखो 4 का चेंज हो रहा है, तो 1 में कितना का हो रहा होगा, 2 का। तो वही तो यूनिट में हमको देखना है, यूनिट में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्लोप। स्लोप आ गया उसके पास मेरे पास। उसके बाद हम लोग लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। लाइन इक्वेशन जो होता है वो होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज द इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट मतलब कि ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। तो ठीक है यार, देखते हैं इंटरसेप्ट का वैल्यू यहाँ पे क्या आता है। तो y आई डोंट नो क्या है, y का वैल्यू m मेरे पास आया -2x प्लस सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पुट करके। देखो अगर x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू 4 आना चाहिए। x का वैल्यू 0 पुट करें यहाँ पे तो y मेरा 4 होना चाहिए, ये तो 0 हो जाएगा +4। ठीक है यार, तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर x का वैल्यू 2 लिखते हैं तो y का वैल्यू 0 आना चाहिए। x का वैल्यू 2 लिखो यार, y का वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक है, तो हमको ऐसे भी इंटरसेप्ट का मतलब यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। अगर y के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन लिख रहे हैं तो ये y इंटरसेप्ट है। ठीक है यार, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। अगर 0 से लाइन स्टार्ट होता तो उसका इंटरसेप्ट 0 होता ऑफकोर्स। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, ये करेक्ट। तो चलो इसको आप लोग एक बार लिख लो, इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है यार, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार पता नहीं ये डिटर्मिनेंट पढ़ा रहा है कि लाइन पढ़ा रहा है, बट आपको इसका ज़रूरी है। ठीक है, अभी तुरंत आते हैं उस पर, 1 मिनट में। चलो यार, आप लोग लिख चुके हैं तो इसको ख़त्म करते हैं ना। अब हम लोग डिटर्मिनेंट को समझने का यहाँ से ट्राई करते हैं। आपको ये चीज़ पता होगा कि जैसे कि हम लोग लीनियर इक्वेशन का बात करते हैं, ना, मतलब पावर 1 रहेगा। लीनियर का मतलब यही हुआ ना, स्क्वायर पावर रहेगा तो वो स्क्वायर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसमें हम लोग बात करते हैं कि अगर मेरे पास ये 2 लाइन है इस तरह से पैरेलल, ठीक है, तो इसका हम लोग अगर सॉल्यूशन बताना कहेगा कितना सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। इंटरसेक्ट अगर करेगा तभी तो हम लोग सॉल्यूशन बता पाएंगे ना, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा देखें कि ये लाइन है और ये कट कर रहा है एक बार, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन।
ठीक है, और यहीं से मेरा डिटर्मिनेंट आता है। अगर मेरा लाइन पे लाइन हो जाएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो आपको इस दोनों को छोड़ दो यार, इस दोनों को हटाओ और इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का आ रहा है ना मेरे पास तो इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, और डिटर्मिनेंट जो होता है ना हम लोग का वो भी देता है आपको यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, तो चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसका मेरे पास एक एग्जांपल है, मेरे पास एक लाइन का मतलब मैं यहाँ से बनाया हूँ अभी तुरंत ये एग्जांपल आपको समझाने के लिए। ठीक है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये 3 2 4 and this is 1 y x and इक्वेशन क्या है भाई इसका 2y + x = 4 एंड इसका इक्वेशन जो है y + 3x = 3। तो ये मेरे पास इक्वेशन है। ठीक है, इस तरह से जो कि एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है इसको बीच में। ठीक है यार, तो अगर इसमें देखें ना तो इसका अगर देखें हम लोग कि 2/1 और इसको x वाला कोफिशिएंट भी देखते हैं 1/3, ये इक्वल नहीं आ रहा है भाई, ये इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, और यही तो डिटर्मिनेंट को बताता है भाई। तो यूनिक सॉल्यूशन मिल गया, यही तो डिटर्मिनेंट को बताता है। इसको हम लोग लिख देंगे A1 और इसको लिख देंगे हम लोग A2, इसको लिख देंगे B1, इसको लिख देंगे B2, यानी कि इसका कोफिशिएंट जो 1 है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू क्या है B1/B2। ठीक है, अगर जीरो हो गया, अगर जीरो हो गया तो क्या बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है ना, वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है यार, एक मिनट यार, यहाँ पे आवाज़ इतना हो रहा है ना, कोई नहीं, तो आवाज़ यहाँ पे कम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये बता रहे थे कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं ना A1/B2, ठीक है, माइनस मतलब कि उधर बराबर नॉट इक्वल टू अगर करते हैं नॉट इज इक्वल टू B1/A2, ऐसा लिख सकते हैं क्या A1/B2 माइनस B1/A2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो इसी को तो हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं यार, इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसी को तो हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। इसी को तो डिटर्मिनेंट बोलते हैं कि अगर मेरा यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है ना तो वही हमको डिटर्मिनेंट शो करता है। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमको ये बताएगा कि उसके अंदर जो लीनियर इक्वेशन है मेरा उसका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है यार, अगर डिटर्मिनेंट ये बताता है। ठीक है यार, A1/B2 माइनस B1/A2। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम लोग रखेंगे। ठीक है, और इसको साफ करते हैं भाई, समझते हैं हम लोग कि हम लोग डिटर्मिनेंट अब कैसे निकाल पाएंगे। ख़त्म करते हैं। आपको ये सब ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझना बहुत मज़ा आता है ना, उसके बाद पढ़ने में। डिटर्मिनेंट है कुछ नहीं, एक्चुअली सॉल्व करना कुछ नहीं है यार, सॉल्व तो तुरंत हो जाएगा ना, सॉल्व करने में कुछ नहीं है। आपको बताएंगे 1 मिनट में ऐसे सॉल्व होगा डिटर्मिनेंट, बट ये मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा कि अगर मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं तो मान लेता है 2/2 ऑर्डर का है, मतलब जितना ऑर्डर है उतना वेरिएबल है। अगर मेरा डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरा डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसका यूनिक सॉल्यूशन है, उस डिटर्मिनेंट का जो उसके अंदर जो इक्वेशन छुपा हुआ है उसका यूनिक सॉल्यूशन है। अब बोलोगे यार इक्वेशन कैसे छुपा हुआ है मैट्रिक्स में, तो यार ये तो पता होना चाहिए ना। 2x + 2y = 5 अगर लिख दें तो 3x + 5y = 7 लिख दें, तो इसको डिटर्मिनेंट में कैसे लिख सकते हैं यार, इसको लिख सकते हैं ना। देखो 2 2 3 5
xy इज इक्वल टू 5 7 ऐसे लिख सकते हैं यार। इस डिटर्मिनेंट को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में इस दो इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं। और इसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन इसका होगा। अगर जीरो आ रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा भाई। सीधा यहाँ से पता चल रहा है। देखो इसको हम लोग A1 बोल देते हैं, इसको भी हाँ सॉरी A1 बोल देते हैं, इसको A2 बोल रहे हैं ना, इसको B1 इसको B2 बोल रहे हैं। A1 B2 आ रहा है क्या? A1 B2 ठीक है। फिर B1 A2 ठीक। तो ये लिखते हैं यार A1 B2 माइनस B1 A2। देखते हैं जीरो आता है कि नहीं। कितना होगा? 10 माइनस 6, तो ये तो 4 आ गया। नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यही डिटर्मिनेंट आपका आ गया 4। दिस इज डिटर्मिनेंट। तो ये मतलब हुआ डिटर्मिनेंट का ना। अब ये तो समझ में आ गया भाई, ये डिटर्मिनेंट है आपका। डिटर्मिनेंट को हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं अच्छे से। डिटर्मिनेंट को हम लोग इस तरह से भी डिनोट करते हैं, DET ऑफ A लिख देते हैं। ये कोई मैट्रिक्स है, या तो ऐसे लिख सकते हैं, ये मेरा डिटर्मिनेंट हो गया, डिटर्मिनेंट का साइन है। या फिर आप डिटर्मिनेंट ऑफ A लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A ऐसे भी लिख सकते हैं। सबका मीनिंग सेम है। ठीक है, अब चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लेते हैं A मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 5 6 ऐसे। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो कैसे निकालेंगे यार? यहाँ से हमको पता चल गया है ना, ये डायगोनली इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस में इसका मल्टीप्लाई घटा देते हैं। यहाँ से पता है, ये यहीं से आया इक्वेशन से। तो चलो इसका फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 माइनस 5 दिया 15। तो ये कितना आ गया? -3। ठीक है यार, तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक, माइनस में आ गया डिटर्मिनेंट। तो मॉड नहीं लगाना है, क्योंकि इसका मतलब मॉड नहीं है, इसका मतलब मॉड नहीं है। दैट इज नॉट मॉडुलस ऑफ A। इसमें मॉडुलस मत पढ़ देना यार, टोटली मिस्टेक है, वो गलती है। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का दिखाता है। ठीक है, ये मॉडुलस जैसा लग रहा है यहाँ पे, बट दिस इज नॉट साइन ऑफ मॉडुलस, दैट इज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग 3/3 का कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें तो हम लोग सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें कैसे करेंगे? तो उसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो 3/3 मैट्रिक्स है उसको 2 मैट्रिक्स में चेंज करते हैं, ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं यार कैसे चेंज होता है। उसमें एक साइन कन्वेंशन होता है, साइन का यूज हम लोग कैसे करेंगे। तो चलो देखते हैं उसको फटाफट। आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट का जो रियल मीनिंग है ना, वो समझ में आ गया होगा यहाँ से। ठीक है यार, चलो अब थर्ड ऑर्डर में चलते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ नोट आपको लिखाना है, नोट करके लिखिए। एक मिनट, थोड़ा सा इंक इसमें डाल देते हैं भाई, क्योंकि दिखेगा नहीं फिर आपको। नोट में लिखिए, वी कैन कैलकुलेट of only square
मैट्रिक्स। ओके, दूसरा समझाते हैं यार इसको। द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स डिनोट्स the number of variable of linear equation। क्या मतलब है यार, ये दो नोट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये है कि जो हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, वो ओनली का ओनली हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। ठीक है यार, ऐसा नहीं कि स्केलर कोई मैट्रिक्स है उसका भी निकाल पाएंगे, उस तरह का नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ दे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फोकस किया हुआ है बुक में भी आपका। ठीक है, दो बार आपको नोट करके ये बताया हुआ है, इसलिए मैं आपको इस पर थोड़ा सा वो स्टार मार्क किया है कि ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपका पूछ दे। ठीक है यार, एंड जो सेकेंड चीज़ है कि जैसे आपका ये कोई मैट्रिक्स है 2x2 का, इसका मतलब है जो ऑर्डर है मेरा 2, उसका क्या मतलब है कि उस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल होगा वो 2 ही होगा। यानी कि जो ऑर्डर है वो आपको क्या दिखाता है, नंबर ऑफ़ वेरिएबल इन दैट मैट्रिक्स। ठीक है, उस मैट्रिक्स में जो इक्वेशन है मेरा, उस इक्वेशन में कितना वेरिएबल है वो कौन दिखाता है, वो ऑर्डर दिखाता है आपका। ठीक है यार, जैसे कि मान लो मेरे पास ये इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है 3x + 2y - 6 = 0 एंड 5x + 3y - 7 = 0। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको लिखें तो 3 2 5 3 ऐसे लिखाएगा एंड एक्स वाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर हो जाएगा क्या 6 7 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसमें कितना वेरिएबल है देखो तुम 2, तो यही तो हमको ऑर्डर दिखाता है। ऑर्डर क्या दिखाता है, नंबर ऑफ वेरिएबल इन दैट मैट्रिक्स। ओके यार, तो इस दो जो नोट है आपका, इसको आपको बिल्कुल भी ध्यान में रखना है। ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, सो फोकस ऑन दीज 2 नोट्स। चलो आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि जो मेरा ऑर्डर 3 का जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे फाइंड कर पाएंगे। ठीक है यार, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे भाई। ऑर्डर 3 का हम लोग डिटर्मिनेंट, जैसे मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है 2 3 5 1 2 3 एंड 4 2 1, इसका कैसे निकालेंगे, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे भाई। इसको तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो 2 में हम लोग देखें कि डायरेक्ट कोना से मल्टीप्लाई करना है डायगोनली और माइनस, और जो अपोजिट डायगोनल है उसको माइनस करना है, उस तरह तो नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे यार, हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए एक होता है साइन मेथड। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे साइन मेथड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे साइन मेथड बिफोर एलिमेंट। ठीक है, बिफोर एलिमेंट। तो लिखो यार, ऐसे देखो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए आई जे करके लिखते हैं ना। ये क्या है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ऐसा एलिमेंट लिख सकते हैं। तो साइन हम लोग कैसे लिखेंगे, इफ आई प्लस जे इज, आई प्लस जे सम क्या लिखेंगे यार, अपना कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। आई प्लस जे इज सम इवन नंबर देन राइट पॉजिटिव
साइन बिफोर एलिमेंट। ठीक है, दूसरा लिखो यार, दूसरा जो है इसमें कॉन्सेप्ट जो आता है, इफ सम ऑफ आई प्लस जे इज ऑड नंबर देन राइट नेगेटिव साइन बिफोर द एलिमेंट। ठीक है, ये आपको फॉलो करना है। ठीक है यार, या फिर एक और है जो नोट करके आपको लिखना है, यूज अल्टरनेट साइन बिफोर एलिमेंट। तो ये कब यूज करना है, जब आपका 2 से ज़्यादा ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स आ जाए। तो आपको पहले जो आपका हायर ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है, जैसे ये 3/3 का है, इसको 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए आपको साइन का यूज करना पड़ेगा, साइन मेथड का, जो एलिमेंट के जस्ट बिफोर लगता है ना, वो लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। इफ़ आई प्लस जे इज इवन नंबर, अगर इवन नंबर आता है ना, तो जो एलिमेंट है उसके पहले हम लोग प्लस का साइन यूज करेंगे। ठीक है यार, अगर सम जो होता है आई प्लस जे का वो ऑड नंबर आता है ना मेरे पास, तो हम लोग एलिमेंट के पहले निगेटिव साइन का यूज करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया यार जो आपको थ्योरेटिकल है। अगर आपको थ्योरी कहीं पूछता है या फिर लिखने बोलता है, ये कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, और हम लोग शॉर्ट एक बनाए हुए हैं जो कि नोट में आपको दिखाए हैं। शॉर्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ सम वम करके नहीं देखना है हमको, सीधा अल्टरनेट साइन यूज करना है। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस से शुरू होगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम एलिमेंट दैट्स स्टार्ट विथ प्लस। प्लस से हम लोग स्टार्ट करेंगे और अल्टरनेट चलते जाएंगे। जैसे कि देखो यार, ये जो एलिमेंट है मेरा, इसको हम लोग A11 लिख सकते हैं, इसको A12 लिख सकते हैं, इसको A13 लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, आपको पता होगा, वो मैट्रिक्स में मैं बता चुका हूँ सब कुछ। ठीक है, इसको A21 लिख सकते हैं, इसको A22 लिख सकते हैं, इसको A23 लिख सकते हैं, इसको A31 लिख सकते हैं, इसको A32 लिख सकते हैं, इसको A33 लिख सकते हैं। ठीक है यार, तो सबसे पहले हम लोग इस कन्वेंशनल मेथड से चलते हैं, जो मेरे पास फंडामेंटल मेथड है, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि इसका साइन हम लोग कैसे लिख पाएंगे। आप लोग सबसे पहले यार इसको छाप लो। ठीक है यार, फटाफट छाप लो, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग। ओके, सो इसको छापो यार फटाफट। आई होप यू कॉपीड इट। ओके, आई एम गोइंग टू रफ। आप अभी सामने रखो और अभी देखते चलते हैं। ठीक है, वो जो आप लिखे हो ना उसको अभी सामने रखना कॉपी में। ठीक है, और हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग तुरंत देखे हैं कि अगर हम लोग का ये जो सम है आई प्लस जे, इसको आई जे बोल सकते हैं क्या, उसका सम अगर इवन आता है तो हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। 1 + 1 कितना आता है, 2। 2 इज इवन नंबर। ओके, इवन नंबर आएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख पाएंगे, एलिमेंट के पहले प्लस लिख पाएंगे। ठीक है यार, इसको ऐड करो, 2 + 1 3। 3 इज द इफ ऑड नंबर है ना 3, तो यहाँ पे माइनस लिख पाएंगे। ठीक है यार, 3 + 1 इज 4 नंबर। 4 हुआ, 4 क्या है, इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बट दैट इज़ वेरी टाइम टेकिंग, इससे हम लोग नहीं चलेंगे यार, बार बार कितना जोड़ते रहेंगे ना, तो वो हमको नहीं चलना है। जो हम नीचे यहाँ पे नोट करके शॉर्ट मेथड लिखाए थे कि प्लस से स्टार्ट करना है और अल्टरनेट चलते जाओ यार, या तो रो में चलो या कॉलम में चलो। ठीक है यार, तो अल्टरनेट चलो, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस, अब कॉलम में चलता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस। अब इधर भी देखो, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, हर एक जगह से अल्टरनेट होगा। अब यहाँ से जोड़ के भी तो देखो, तो 1 3, 3 है ऑड नंबर, ऑड है तो माइनस, 2 + 2 4 इज इवन नंबर, इवन है तो प्लस, एंड 3 + 2 इज 5, 5 इज ऑड नंबर, सो दैट वी कैन राइट बिफोर एलिमेंट माइनस साइन। ओके, तो ये आपका हो गया साइन कन्वेंशन, जो मेथड हम लोग बोलते हैं साइन मेथड है। अब हम साइन मेथड में कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है यार, क्योंकि ये थोड़ा सा वो लग रहा है ना, गार्बेज टाइप से।
तो इसको हटा दे रहे हैं। देखो यार टाइम लिमिट भी मेरे पास अब जो आगे का लेक्चर है उसको हम लोग करेंगे कि 30 मिनट टू मतलब ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए ना लेक्चर का, जिससे कि लगने लगता है कि यार पता नहीं बहुत बड़ा हो गया है। 30 मिनट हो गया है, 10 मिनट में हम लोग इसको कंप्लीट करने के लिए सोचते हैं, ठीक है, करेंगे ही, ठीक है। तो साइन में हम लोग चेंज कर चुके हैं, अब हम लोग चेंज करेंगे सेकेंड ऑर्डर में, ठीक है। तो उसको चेंज करना जो बोलते हैं ना उसको बोलते हैं एक्सपेंड ऑफ मैट्रिक्स, एक्सपेंड बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेंड करेंगे एक्सपेंड करते हैं विथ फर्स्ट रो, ठीक है। एक्सपेंड करते हैं, जो थर्ड ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर में चेंज करने का जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं एक्सपेंड करना, ठीक है। एक्सपेंड मतलब फैलाना। तो 3 ऑर्डर में उसको फैलाते हैं 2 ऑर्डर में 2-3 होगा, ऐसा लगता है ना आपको। एक्सपेंड का यही मतलब है, ठीक है। तो यहाँ से भी समझ में आता है। तो फर्स्ट जो रो है आपका उसके रिस्पेक्ट में हम लोग एक्सपेंड करते हैं, जो फर्स्ट रो है आपका उसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करके हम लोग सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स लिखते हैं, क्योंकि उसका डिटरमिनेंट हमको ईजी पड़ता है ना निकालना। तो देखो पहले तो हम लोग साइन का यूज करेंगे +2 और डिटरमिनेंट का यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट लिखने जा रहे हैं ना। तो कैसे लिखेंगे, +2 लिखे ना, तो इसको पूरा छोड़ दो यार, इस रो को भी छोड़ो, +2 से रिलेटेड जो ये मेरा रो है और ये जो कॉलम है उस पूरे को छोड़ देना है, ठीक है। इसको भी छोड़ दिए, इसको भी छोड़ दिए, देखो ये भी छोड़ दिए, ये भी छोड़ दिए, बच्चा मेरे पास क्या है, ये देखो ये लिख देना है 2 3 एंड 2 1, सॉरी ऐसा लिख दिया क्या, अंदर में साइन नहीं लगाना यार, ये सिर्फ साइन बाहर के लिए है, ठीक है, जो एक्सपेंड कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। अब देखो -3 हम लोग लिखें, -3, फिर देखो इसको छोड़ देते हैं, इसको पूरा का पूरा छोड़ देते हैं, बचा मेरे पास ये, यानी कि 1 3 4 1 ये बचा, एंड +5 पे देखो इसको भी छोड़ दिए, इसको भी छोड़ दिए, क्या बचा 1 2 4 2 1 2 4 2। अब तो यार पता है तुमको, आई होप कि ये समझ में आ रहा हो ना, जो एक्सपेंड जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा है ना उसी का साइन सिर्फ लिखना है, ठीक है। जैसे +2 हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसी का साइन हम लोग लिखेंगे। तो बोलो यार तो इतना लिखने का क्या ज़रूरी है, मत लिखो यार। अगर तुमको फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में आपको एक्सपेंड करना है तो आप सिर्फ इसी का साइन लिखो, किसी का लिखने का ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप सेकंड से करना चाहते हैं तो भी आंसर सेम आएगा, अभी हम करके दिखा देते हैं उसको। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई में इसको करते हैं, ये कितना हो जाएगा 2 - 6, ये आया ना -3। आपको पता है यार, इसको गुना करते हैं माइनस इसका गुना को घटाते हैं, वो बताने का नीड नहीं है, ठीक है। 1 × 1 तो 1 ही हो जाएगा, 1 - 12, ठीक है, +5, ये कितना है 2 - ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है। ये देखो 2 मल्टीप्लाई ये घट के कितना हो जाएगा -4, ठीक है, -3, और ये मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा -11, फिर +5 और ये कितना हो जाएगा -6, देखो -8, और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा 33, 11 × 3 33, प्लस माइनस 6 × 5 30, ठीक है। तो ये देखो तो माइनस है तो इसको पहले जोड़ देते हैं, 33 - 38, तो ये कितना हो गया -5 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज द आंसर -5। अगर कोई बोलेगा कि यार हम फर्स्ट रो से हम लोग एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या, हम करेंगे फर्स्ट कॉलम से या सेकंड कॉलम से करके दिखा देते हैं। आप किसी से भी करो आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो आप ट्राई करना, आप एक बार ट्राई करना। टाइम कितना हुआ यार, 33 मिनट का लेक्चर हो चुका है, तो चलो इसको आप ट्राई करना, ठीक है। सबसे आंसर आपका सेम आएगा। आप फर्स्ट रो से करो, सेकंड रो से करो, थर्ड रो से करो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी 6 वे से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। और 6 वे से आंसर जो आएगा वो 6 का 6 जो एक्सपेंड आप कर सकते हैं 6 तरीके से, सबसे जो आंसर आएगा ना वो इक्वल आएगा, सेम आएगा आपका। यू कैन ट्राई एट होम, ओके। बिकॉज यहाँ पे यार उतना टाइम नहीं है कि हम सबका करके दिखाएंगे, आपको बस समझा दिया। आप सेकंड रो से करना, थर्ड रो से करना, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 6 का 6 यहाँ पे पॉसिबिलिटी है और 6 से आपको करना है, और जस्ट चेक इट कि आंसर सेम आता है कि नहीं आता है, ठीक है। चलो मैं कुछ नोट है वो लिखा देता हूँ और इसको ख़त्म करते हैं यार जल्दी जल्दी।
चलो, आई होप कि आप छाप लिए होंगे। इसको ख़त्म करते हैं, नोट लिखते हैं। जो भी बताया यार वही नोट में है, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सब कुछ बोल दिया हूँ, उसी को लिखने जा रहे हैं। सेम डिटर्मिनेंट we can expand by any row or any column. Answer will be same in all cases. लिख दिए। दूसरा जो आपके पास नोट है, जो बताया अभी, ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट कैन बी expressed in order 2 डिटर्मिनेंट। ओके, ये हो गया। एक और नोट है, थर्ड, दिख रहा है क्या? यस, क्लियर है। 6 ways to expand a 3x3 order कुछ भी डिफरेंट नहीं है यार। क्या लिखा? रिमेंबर और फोकस ऑन दैट पॉइंट। जो बोले वही यहाँ पे नोट करके लिखा दिए हैं, ठीक है यार, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना। बट ये थ्योरी जो है ना, ये आपको थोड़ा सा स्पेशल बनाएगा, क्योंकि ये थ्योरी सब कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है यार। वो डायरेक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन पे चला जाता है और सॉल्व करने लगता है, एक्सरसाइज सॉल्व करता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा तो स्पेशल बनना है जो ये थ्योरी आपको बनाएगा, ठीक है यार। सो आपको थ्योरी को थोड़ा सा समझ करके चलना है, क्योंकि एक थ्योरी आपका 1000 प्रॉब्लम सॉल्व करा सकता है, जबकि आप 1000 प्रॉब्लम सॉल्व करके एक थ्योरी को क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है यार। तो थ्योरी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर फिजिकल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि उसका मतलब क्या है वो आपको थ्योरी से ही पता चलेगा। तो ठीक है यार, इस जो मेरा जो लेक्चर है, इस चीज़ को यहीं पे एंड करते हैं, और आगे के लेक्चर में आपको एक अनदर मेथड बताएंगे जहाँ से आप डिटर्मिनेंट को कर सकते हैं, और ये साइन वाला जो मेथड है उससे आप बच सकते हो, ठीक है यार। बट बचना इन द सेंस ये मतलब नहीं है कि आपको वो सीखना नहीं है, आपको जो इजी लगेगा ना, जो आप जहाँ से आपका ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, जहाँ से आपका टाइम बच रहा है, उस चीज़ को यूज करना है, उस मेथड को यूज करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू मेथड के साथ, जिससे हम लोग उससे भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करवाएंगे। तो यार इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है यार। बाय बाय एट दिस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।